नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी के पेपर के बारे में। ठीक है, यानी ग्रुप डी का पेपर कैसे आएगा, किस तरह से आएगा। देखिए, यदि हम बात करें तो ग्रुप डी के जो पेपर आएगा वो मिक्स करके आएगा। मतलब कोई मैथ का क्वेश्चन, कोई जीके का क्वेश्चन, कोई हिंदी का क्वेश्चन और एक साथ भी आ सकता है। और ग्रुप डी में सीरीज वाले रीजनिंग के सवाल मैथ में आएंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये ग्रुप डी का पेपर है, जिसने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है उसके लिए है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट। आप जिनका ग्रुप सी में है वो भी देख सकते हैं। ड्राइवर और ग्रुप डी दोनों का पेपर ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। पहले प्रश्न में क्या कहा है, इसमें कहा कि प्रदत्त श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यानी पहले है 36, फिर 34, फिर है 30, फिर 28 और फिर है 24। कैसे आएगा देखिए, मैं बताता हूँ अगला पद क्या आएगा। तो यह देखो, अगर हम बात करें, ये 36 है, 36 में से 6 घटा दिया तो कितना आया 30। फिर 30 में से 6 घटा दिया तो कितना आया 24। वहीं हम बात करें 34 की, 34 में से 4 घटाया तो कितना आ गया 30। 30 में से आपके 6 घटा दिया, नहीं नहीं सॉरी, ये इसे देखो, इसे ही मैंने गलत कर दिया। 34 में से 6 घटा दिया, हाँ हाँ, 34 में से 6 घटा दिया तो कितना आया 28। और 28 में से फिर 6 घटा दो, कितना आएगा 22 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 22 आएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, देखो 36 में से पहले 2 घटाया 34 हो गया, फिर 4 घटा दिया 30 हो गया, फिर 2 घटा दिया 28 हो गया, फिर 4 घटा दिया 24 हो गया, फिर 2 घटा दो तो 24 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलें। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 22। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया। ग्रुप डी में ऐसे आएगा, मिक्स आएगा भैया। ये कथन दिया है, सभी बसें कार हैं, सभी स्कूटर बस है। तो निष्कर्ष में हमसे पूछा है, निष्कर्ष एक में कोई स्कूटर बस नहीं है, सभी कार बस है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ स्कूटर। ये हो गए भैया आपके स्कूटर। अब स्कूटर, सभी स्कूटर क्या है बस है, तो ये बना दी मैंने बस। ठीक है, लो जी बस ये कर दिया। और फिर कह दिया है कि ये सभी क्या है कार है, लो जी ये कर दिया मैंने कार। तो अब निष्कर्ष देखते हैं, कोई स्कूटर बस नहीं है तो ये वाला गलत है, सभी कार बस हैं तो ये वाला भी गलत है। अब कौन सा ठीक है देख लो, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ना तो पहला ठीक है और ना ही दूसरा ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, ओहो भाई बड़ा लंबा दे दिया। सूची का मिलान करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। चलो भाई करते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि वित्त मंत्री ने अतिरिक्त कारोपण किया है। तो वित्त मंत्री ने अतिरिक्त कारोपण किया है, इसका मतलब ये है, तो पहले का बैठेगा तीसरा। ठीक है, इसका बैठेगा तीसरा। क्या वित्त मंत्री ने अतिरिक्त कारोपण किया है, तो देश का राजकोषीय घाटा कम हुआ है। ठीक है, दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से बाहर गए। तो भैया शहर से बाहर क्यों गए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पर्यटन को अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ, तो इसका परिणाम ये हुआ। तो इसका हो जाएगा चौथा। अब इसमें कह दिया अनेक शाकाहारी लोग उदर व्याधियों से पीड़ित है। ठीक है, तो इसका कौन सा बैठेगा, इसका बैठेगा पहला, झील के तट पर अनेक मृत मछलियां पाई गई। ठीक है, तो इसका बैठेगा आपका पहला। और यदि हम बात करें इसके के निर्धनों के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क की गई है, तो अब जो बचा एक बचा इसका दूसरा, वो इसका ही हो जाएगा। ठीक है,
तो यानी अब ऑप्शन देख लेते हैं, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, यानी पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसे दे दिया, देखो ऐसे ही आएगा पेपर, भ्रमित करने वाला ज़्यादा होगा और हार्ड होगा नहीं, इजी ही होगा। चलिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, लो भाई करते हैं मिलान। देखो यहाँ पर आ जाओ। कैसे करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। तो देखो ये कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी है, तो भैया वो है कुवैत, यानी पहले का तीसरा। अब पहले के तीसरे की यदि हम बात करें तो एक तो इसमें दिया है और एक इसमें दिया है, चलो देखते हैं। दूसरा कह रहा है ग्रुप ऑफ 7 यानी G7, G7 की बात यदि हम बात करें तो इसका शहर कौन सा है, इटली है, यानी पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। तो ये रखा आपका ऑप्शन नंबर ए में, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, इसमें मिल गया है। बाकी तीसरे का दूसरा ये है ही, गल्फ ऑपरेशन काउंसिलिंग सऊदी अरब और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा समझ लो और देख लो। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें कहा है कि प्रदत्त श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी देखो कैसे करेंगे, ऐसे देखो 7 में 1, 8 में 1 जोड़ा 9 हो गया, 9 में 1 जोड़ा 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और आगे जोड़ेंगे तो 12 आएगी, लेकिन हमें इसकी सीरीज को देखना, ठीक है क्या, देखो ध्यान दो, ये हो रहा आपका 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 1 10, 10 में 1 11, फिर 12, ये देखो 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 1 जोड़ा 9 और 9 में 1 जोड़ा 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें मिलान करना है, कैसे मिलान करेंगे, लो ऑप्शन भी ले लूँ मैं इसके, जरा देखो इधर। इसमें कहा है कि पहली सूची का दूसरी सूची से मिलान करना, देखो यदि सेलेक्ट ऑल, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑल, तो इसके लिए दबाना पड़ेगा तुम्हें कंट्रोल ए, ठीक है, और ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। तो देख लो ए का दूसरा कौन से में दिया है, ए का दूसरा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, देखो पहले से ही हो गया, ए का दूसरा और ये दिया ए का दूसरा यहाँ सी में, तो यही हो जाएगा, आगे को देखने की जरूरत ही नहीं है, और वैसा आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन में ये कह रखा है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रेरणा किसे माना जाता है, तो वो है आपका ज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के क्रम में सुव्यवस्थित करें, भूतकाल से वर्तमान काल में। देखो कैसे करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि जो महात्मा गांधी का आगमन हुआ था, यानी महात्मा गांधी भारत कब आए थे, तो महात्मा गांधी आए थे 1915 में भारत। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, 1905। और अगर हम बात करें रोलेट सत्याग्रह की तो ये 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1920 में हुआ था। और दांडी मार्च की अगर हम बात करें तो ये 1930 में हुआ था। अब यहाँ से देख लो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहला आएगा 1905 यानी वी। अब सबसे पहले बी किस में दे रखा है, इसमें दे रखा, और 1905 के बाद कौन आएगा 1915, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें कहा है कि भारत के संविधान की इस विशेषता के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसमें क्या कहा है जरा इसको भी देख लीजिए। 10 में कहा है कि कथन दिया भैया, कथन जैसे हम बात करें कथन एक, कुछ कैमरा रेडियो है, कुछ मूर्तियां कैमरा है, ठीक है।
कैसे बनेगा ये, देखो यहाँ पर ये हमने बना लिया कैमरा, ये हो गया तुम्हारा कैमरा। अब कुछ कैमरे तो बता दिया है तुम्हारे, मूर्ति, ये हो गई मूर्ति, एम बना दिया मैंने। और कह रहा है कुछ कैमरे जो है वो क्या है, रेडियो, ये मैंने आर बना दिया, ये के था और ये एम था। ठीक है, अब निष्कर्ष एक में कुछ रेडियो मूर्तियां हैं, भाई रेडियो ये है, मूर्ति ये है, नहीं मिल लिया। कोई रेडियो मूर्ति नहीं है, रेडियो ये है, मूर्ति ये है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी नहीं निकलेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी का पेपर है ये, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों द्वारा प्रचलित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग प्रकार की पहचान करें। देखिए, जो राज्य है, व्यक्ति है, व्यक्तियों का समूह है, उनके स्वामित्व वाले उद्योग के प्रकार की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र और उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो फिर से हमें सूची दे दी, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, देखो ये कह रहे हैं कि विलियम जोन्स, एक मिनट है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहे हैं मिट्टी का रंग निर्धारित करता है, यानी मिट्टी का रंग कौन निर्धारित करता है, जो प्राथमिक चट्टान होती है ना ये, यानी पहले का हो जाएगा तीसरा। देखो कौन से में पहले का तीसरा, पहले के तीसरे की अगर हम बात करें तो पहले का तीसरा आपका ए में भी है और बी में भी है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं ह्यूमस सृजन की दर को प्रभावित करता है, तो ह्यूमस सृजन की दर को प्रभावित कौन करता है भैया, तो बोलता है जीव जंतु, पौधे तथा सूक्ष्म जीवाणु, यानी ये। तो दूसरे का हो जाएगा चौथा। अब देख लो, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ये ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें कहा क्वेश्चन नंबर 13 में भी देखो ये मिलान से संबंधित क्वेश्चन आ गया है ना। तो चलिए मिलान करते हैं सूची 1 का सूची 2 से। ठीक है, यह है आपका विलियम जोन्स। देखिए विलियम जोन्स की अगर हम बात करें तो ये प्राचीन संस्कृतियों के लिए आदर थे। ठीक है, प्राचीन संस्कृतियों के लिए आदर थे। तो ए का हो जाएगा आपका दूसरा। अब ए का दूसरा किस में दे रखा है, देखो पहले से ही हो गया, पहले से ही हो गया। देखो ए का दूसरा केवल है ही दे रखा है, यहीं से हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। और रविंद्रनाथ टैगोर की हम बात करें तो ये प्राकृतिक परिवेश से सीखना। और यदि हम बात करें यहाँ पर थॉमस मैकाले की, तो थॉमस मैकाले का हो जाएगा आपका अंग्रेजी शिक्षा का संवर्धन था। और महात्मा गांधी की हम बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें तो देखो फिर से मिलान वाला दे दिया सूची का। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। देखिए कैसे मिलाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो यह है आपका कोलकाता में। ठीक है, तो देखो भैया ए का चौथा किस में दिया है, ए का चौथा इस वाले ऑप्शन में है और इस वाले में है। आगे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, यानी ए का चौथा और बी का तीसरा, इन दोनों में अभी तक टक्कर चल रही है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की अगर हम बात करें तो यह है आपका मुंबई में। और गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसकी बात करें तो ये आपका कहाँ बचा, अमृतसर में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, इसका राइट आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे चलते हैं भाई, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15 में क्या कहा है इसको भी देख लीजिए। देखिए, निम्नलिखित मानव निर्मित संसाधनों की पहचान कीजिए, मतलब वो संसाधन जो मानव ने बनाए हैं। देखो यंत्र समूह, मशीनरी, यानी मशीन कौन बनाता है, मानव बनाता है। सड़कें कौन बनाता है, मानव बनाता है। और पुल कौन बनाता है, मानव बनाता है। तो ए, बी और ई, और यह है ऑप्शन नंबर ए में। मानव द्वारा बनाई गई चीजों को ही मानव निर्मित बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से चीनी
बौद्ध तीर्थयात्रियों की पहचान करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करें, जीके का क्वेश्चन दिया है, यानी जो मैगस्थनीज था ये चीनी था, और फाइयान था ये भी चीनी था, और जो आपका युआन जेन था ये भी चीनी था, यानी ABC ये तीनों चीनी थे। ठीक है। वही हम बात करें इब्न बतूता की, तो ये मोरक्को का यात्री था, अफ्रीकी था। ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में क्या कहा है? 17 में क्या रखा हमसे कि ये पूरा क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के अनुप्रयोग की व्याख्या करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की यदि हम बात करें तो देखिए अनुप्रयोग मतलब क्रम से लाने की बात करा। बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है, बिल्कुल ठीक है। बल के कारण किसी वस्तु में संचालन हो सकता है, ये बात भी आपकी ठीक है। और यदि हम बात करें सी की, बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, ये बात गलत है। अब देख लो, डी, बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है, ये बात ठीक है। और बल धकेलना अथवा खींचना हो सकता है, ये बात ठीक है। यानी आपका जो है सी नहीं होगा, और सी किस में नहीं है? इसमें नहीं है, तो यही आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से पढ़ो सवाल को और जब समझो। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा है RBI का औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो RBI का औपचारिक उद्घाटन हुआ था 1935 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर सूची वाला सवाल दे दिया, ये जानलेवा सवाल है। ठीक है, दिक करते हैं थोड़े से पर होते बहुत हल्के हैं। ठीक है, अगर एक या दो भी तुम्हारी याद के आ गए तो फिर सारे हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यह है आपका 19। देखो कैसे करेंगे हम। ठीक है, मैं थोड़ा देखो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया है झूमिंग कृषि। ठीक है, तो भैया जो झूमिंग कृषि है ये की जाती है स्थानांतरित, यानी ए का हो जाएगा तीसरा। और वही हम बात करें कृषक के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है निर्वाह कृषि, यानी इसका हो जाएगा चौथा। आगे वाणिज्य प्रयोजन के लिए उपजाई गई फसल, तो ये होती है आपकी रोपण कृषि, यानी पहला। अब दूसरा बचा वो इसका हो जाएगा। अब देख लो क्या बना कोड, ये बना 3-4-1-2। अब 3-4-1-2 की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में मिलता है आपका ये राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फिर से वही जानलेवा सवाल और मिलान करने वाला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलो मिलाते हैं। मैं देखो, वह स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है उसको बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है ना, तो ए का हो जाएगा चौथा। अब ए का चौथा एक तो सी में दे रखा है और एक दे रखा आपका डी में। ठीक है, चलिए ए का चौथा हो गया, ये बात ठीक हो गई। दूसरी यदि हम बात करें टावर की, तो टावर का हो जाएगा शिखर, यानी ए का चौथा बी का तीसरा, ए भी दोनों बराबर चल रहे हैं। चलो इस पर जाओ, स्तूप के आसपास का वृत्ताकार पथ क्या कहलाता है? तो ये स्तूप ही है, तो दूसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो इसमें भी सूची का मिलान करना है भाई। लो चलो, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, इतना ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो ये कह दिया है कि MNCS सस्ती दरों पर खरीदते हैं। क्या सस्ती दरों पर खरीदते हैं? तो ये खरीदते हैं वस्त्र और स्थानीय उत्पाद, यानी पहले का तीसरा। ठीक है, जरा देखियो पहले का तीसरा किसी में दिया गया, लो सी में दे दिया भैया, एक सही हो गया आपका पहले का तीसरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या कहा है? 22 में कह रखा है कि
दो राष्ट्रों के बीच के व्यापार को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या कह रखा है कि खाद्य श्रृंखला के सही अनुक्रम यानी क्रम को दर्शाओ, नीचे से ऊपर की ओर ले जाना हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा स्वपोषी, फिर आएगा विषमपोषी। तो सी और ई कहीं दे रखा, ये दे रखा सी और ई, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्रम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कह रखा है कि अगली संख्या क्या आएगी ये हमें बताना। देखो, 1 की गुणा 2 से करूंगा 2 हो गया, 2 की गुणा 3 से करूंगा 6 हो गया, 6 की गुणा 4 से करूंगा 24, 24 की गुणा करूंगा 5 से 120, और अब 120 की गुणा करूंगा 6 से, तो कितना आ जाएगा? 720। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उपकरण की पहचान करें जो प्रयोक्ता के अनुदेशों और डाटा को स्वीकार करता है। तो भैया ये हो जाएगा इनपुट उपकरण, ठीक है। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट उपकरण। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सूची वाला दे दिया, मिलान करने वाला। करो भाई मिलान। देखो, यदि हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की, तो देखो करते हैं 26 को। भीरमर, भौरा, मधु, ये किसके पर्यायवाची हैं? मधुकर के हैं, ठीक है, ये मधुकर के हैं। यानी देख लो, पहले का दूसरा किसमें दे रखा, लो इससे ही हो गया काम, ये एरिया पहले का दूसरा ऑप्शन नंबर डी में दे दिया, आगे को पढ़ना भी नहीं पड़ा। ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। रवि, भानु, दिवाकर, ये पर्यायवाची है किसके? सूर्य के, ठीक है। तो आपका डी का हो जाएगा पहला। देखो ये दे रखा डी का पहला इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित शब्दों में उपसर्ग जुड़ा है, कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो ये है स्व। देखो, स्वाभिमानी और यहाँ भी स्वभाव, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, स्वर संधि वाला समूह चुनिए। तो भोजनालय में स्वर संधि है, सदैव में स्वर संधि है, और महेंद्र में स्वर संधि है, तो ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है, क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो ए, बी और डी इनमें स्वर संधि है, बाकी में स्वर संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रखा है, दिए गए अर्थ हेतु सही लोकोक्ति को चुनिए। काम न जानना और बहाना बनाना, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। जिससे नाचना नहीं आता ना, वो आंगन टेढ़ा ही बताता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची का मिलान करवा रही है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, ये 30वां क्वेश्चन है, लो दिखा दूं, ये देखो 30 हो गया। 30 की अगर हम बात करें तो मनुष्यता, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ता, यानी पहले का चौथा। अब पहले का चौथा इसमें ही दे रखा है, देखो लो, ए का चौथा पहले ऑप्शन से ही हो गया, आगे को तो तुम कर ही लोगे। विद्यालय, विद्यालय में क्या है? विद्यालय में यदि हम बात करें तो संधि है। अनु क्या है? उपसर्ग है। कर्म भूमि क्या है? समास है। क्वेश्चन नंबर है 31, इसमें क्या कहा है,
31 में कह रिया है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताओ। तो इसमें उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 32 में क्या कहा है, जरा इसको भी देख लीजिए ध्यान पूर्वक। निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रम के अनुसार व्यवस्थित करो, पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, ये हमसे पूछा 32 में। देखो सबसे पहला आएगा इसमें ई, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 32 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, कह रहे प्रभाव डालना हेतु मुहावरा होगा, यानी प्रभाव डालना इसका बताना हमें, तो हो जाएगा रंग जमाना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। 34 में कहा किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो भैया द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 5वें में कह रखा है कि विशेषण के भेद हैं। देखो विशेषण के भेद की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं, तो विशेषण के भेद गुणवाचक होते हैं और संख्यावाचक भी होते हैं और परिणामवाचक भी होते हैं, ये होते हैं बस, यानी BCD, और BCD दिया है, ये ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 में क्या कहा है, 36 में कह रखा है कि विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 से 41 तक गद्यांश को पढ़कर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए हमारे देश में तरह तरह के मेले लगते रहते हैं, इनमें पुस्तक मेले का अलग महत्व है। वैसे तो पुस्तक मेले विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाते हैं, किंतु दिल्ली के प्रगति मैदान में जिस पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है उसका विशेष महत्व है। इसमें देश के लगभग सभी प्रकाशक भाग लेते हैं और इसे देखने के लिए पुस्तक प्रेमी पहुंचते हैं। इस वर्ष का पुस्तक मेला यूथ के नाम रहा। इस बार यूथ की संख्या काफ़ी नज़र आई। इस पुस्तक मेले में न केवल अपने देश की पुस्तकें देखने को मिली, बल्कि विदेशी प्रकाशकों के भी स्टॉल नज़र आए। लोगों ने इसमें भी काफ़ी रुचि दिखाई। इस मेले में एक नई जानकारी मिली कि अब बच्चे एनिमेशन के लिए मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स को रोचक तरीकों से सीख पाएंगे। चलिए आगे अब हम प्रश्न करते हैं। देखो प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि मेले का अलग महत्व है। किस मेले का अलग महत्व था, तो भैया ये था आपका पुस्तक मेले का, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, तो प्रगति मैदान, 38 का सी। 39 की बात करें तो इस वर्ष का पुस्तक मेला किसके नाम पर रखा, यूथ के नाम पर, क्योंकि यूथ की संख्या ज़्यादा थी। 40 की बात करें, 40 में कह रहा है कि पुस्तक मेले में देश की पुस्तकों के साथ और किन के स्टॉल नजर आए, भाई विदेशों के आए, विदेशी प्रकाशकों के आए, ऑप्शन नंबर डी, 40 का आंसर डी हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो 41 में कहा कि बच्चे एनिमेशन द्वारा कौन से विषय सीख नहीं सकते। ठीक है, कौन से विषय नहीं सीख सकते, तो ये आपका है केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर एक सेकंड गद्यांश में दिया था आपका 41 डी दिया था, बायोलॉजी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये डी, बायोलॉजी। आगे बात कर रहे हैं, ये गलत है, ये वाला गलत है, काट दो इसे। आगे ओहो अभी और दे रखा है, भाषा नहीं सीख सकते भैया, भाषा दिया था। हाँ भाषा का जिक्र नहीं था, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का था, तो ये हो जाएगा सी। हाँ सी ऑप्शन केवल डी में दिया है। ठीक है, ये आपका इसको सही कर लो, मैंने नीचे के ऑप्शन नहीं देखे थे। ठीक है, वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, तो 42 में कहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जिसकी क्रांतिकारी आंदोलन
के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो, यानी ऑप्शन नंबर डी मिला के देख लो, ये आएगा। ठीक है, वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, तो इसमें कहा है कि जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से हो नहीं सकी, तो उसे क्या कहते हैं भैया? ठीक है, तो उसे कहते हैं आपका हेतुमत भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, तो 44 में कहा है कि निम्नलिखित कारकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे पहला आता कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, इस तरह से हमसे ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 44 में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता ने, फिर कर्म को, फिर यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से और संप्रदान के लिए और अपादान से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा है कि नदी शब्द का उचित बहुवचन होगा। तो देखिए नदी के बहुवचन की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा नदियां, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, देखो कैसे करेंगे, समझो इधर। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, तो देखो जल क्या है? जल एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी पहले का हो जाएगा चौथा। अब हम बात करते हैं गांधी जी की, तो गांधी जी किसी का नाम है, महात्मा गांधी की बात करें, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हड़प की हम बात कर रहे हैं, यानी जो हड़प है ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, और बच्चे हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। मिला लो भाई। ठीक है, 46 की बात कर रहे हैं तो बी बैठेगा, यानी पहले का चौथा, दूसरे का पहला। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है? क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है कि शुद्ध शब्द छाटिए। ठीक है, शुद्ध शब्द छाटना हमें 47 में। तो देखिए हस्ताक्षर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है लिखा हुआ। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, तो देखो 48 में ये भी मिलान करने वाला है। कैसे मिलान होगा? ईश्वर के नाम का जाप, तो ईश्वर का नाम का जाप जो है वो कहलाता है सुमिरन, यानी 3 हो जाएगा ये। और बिना मजदूरी का काम, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेगार। अब देख लो, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, किस में मिल गया? पहले का तीसरा, दूसरे पहला, ये डी में मिल गया हमें। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 की, इसमें कहा है कि सही वाक्य चुनिए। ठीक है, तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये ही सही है, बाकी पढ़ लो, गलत ही मिलेंगे। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, तो इसमें क्या करना है देखो। क्वेश्चन नंबर 50 लो जी, सूची वाला है। देखो सफल का विलोम क्या होगा? असफल, यानी तीसरा। रात का क्या हो जाएगा? दिन। और धरती का क्या हो जाएगा? आकाश। और ठंडे का क्या हो जाएगा? गर्म। यानी ए का तीसरा कहाँ है? ए का तीसरा ये इसमें ही दिया लो, इससे ही हो गया पहले से ही। ए का तीसरा ऑप्शन नंबर ए में ही रखा है, तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, तो देखो 51 में क्या कहा है? 51 में हमसे कह रखा है कि त्रिभुज का अर्थ है प्लस यानी योग, और वर्ग का गुणा, तो इसका मान ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे हम इसको, ध्यान दीजिए। देखो ये दिया है 4.2, तो लिखेंगे 4.2, और त्रिभुज की जगह कितना कर देंगे? प्लस 7.1, इसकी जगह कितना कर देंगे? गुणा 5। ठीक है, देखो पहले इसकी गुणा कर दो, 7.1 की 5 से गुणा करोगे, और जब उसमें ये जोड़ोगे 4.2, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 39। गुणा भाग करके देख लो, यही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 52, देखो 2/5 और 5/2, यानी 2/5 का की जगह लगा देंगे गुणा का निशान। ठीक है, और फिर 5/2, तो ये हो गया 5/2। देखो 5 से कट जाएगा 5, 2 से कट जाएगा 2, कुल मिला करके 1 आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्या कह रखा है अगले सवाल में देखिए।
53 में कहा है कि यदि किसी संख्या के 40% का 20% 8 है तो वह संख्या क्या होगी। देखो हम मान लेते हैं संख्या x हो गई, ठीक है, x का 40% यानी 40/100, ठीक है, इसका 30% यानी 30/100 बराबर कितना है, 8 है। देखो कैसे करेंगे इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो काट फीट कर दो, ठीक है, कैसे, देखो ऐसे लिख लो, यानी इसे काट दो कि आपका 20 से, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, इससे काट दो 2 से, कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा ये 50 बार, ठीक है, और इसे काट दो 5 छंग 30, ठीक है ना, 5 छंग 30। अब यदि हम बात करें तो कितना आ जाएगा कुल मिलाकर के, काट फीट अगर तुम सही कर लोगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 100, ठीक है, 100 आ जाएगा, ठीक। चलिए ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, यदि 12 कलमों की कीमत 30 है तो 26 कलमों की कीमत क्या होगी। पहले एक कलम की कीमत निकाल लो, यानी 30/12, जब 30/12 हम करेंगे और इससे से भाग दूंगा तो 2.5, ये आ गई एक कलम की कीमत। हमसे पूछा 26 की, तो 2.5 गुणा कितना कर देंगे 26। अब जब 26 की इसमें गुणा करेंगे तो 65 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रखा है, इसमें कहा यदि 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है तो दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है। तो देखो भैया लाभ यानी 10 है और 8 है तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 2, और इस पर पूछ रहा है, देखो कैसे करेंगे, 10 - 8 तो कितना आ गया 2, लाभ कितने बोले 8 पर गुणा 100, लो ये कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो भाई, 4 से काटो, देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से इसे काटो 25 बार, ठीक है, और 2 से काट दो 2, तो कुल मिलाकर के जो बचा वो बचा 25, और ये ही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है भैया, बट्टा का परिकलन सदैव किया जाता है, बट्टा लागत मूल्य पर किया जाता है तो 56 का हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, बट्टे का, हाँ बट्टा अंकित मूल्य पर किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, ये अंकित मूल्य पर बट्टा लगता है, ठीक है भाई। चलिए ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है, ये वाला गलत है, इसे काट दो। नेक्स्ट, 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2800 रुपये पर 18 माह का प्रभावित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया, धन कितना हो गया 28, दर कितनी हो गई 10, अब ये बचा तुम्हारा 18 माह, तो 18 माह को हम लिख लेंगे 6/4, यानी 18/12 होता है नहीं, और 18 महीने साल में कितने होते हैं 12, यानी 18/12, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 36 18, है ना, तो नहीं 4 से काटेंगे, तिमाही से काटो, तिमाही से काटो, 3 चौक 12 और 3 छंग 18, ये 6/4 हो जाएगा। अब देखो फार्मूला क्या बनता है, ये बनता है साधारण ब्याज वाला, यानी 2800 गुणा 10 बटे गुणा 6 और इस सब के बटे 4 गुणा 100, ये बनेगा, ठीक है। देखो 10 ही कन 10, 10 ढाई 100, इससे कट जाएगा ये, ठीक है ना, 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 70, 70 की 6 से गुणा कर दो तो 7 छंग 42, 420 आ जाएगा आपका आंसर, तो ये दे रखा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है ना। देखिए गोले में कितने फलक होते हैं 1, और वहीं हम बात करें घनाभ की तो घनाभ में कितने होते हैं 6, और अगर हम बात करें शंकु की तो शंकु में होते हैं 2, और बेलन बचा तो बेलन का हो गया 3, देख लो, यानी ए का दूसरा और बी का चौथा, ए का दूसरा बी का चौथा इन दोनों में बराबर चल रही है, फिर सी का पहला,
ये है ऑप्शन नंबर ए बैठेगा आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, ठीक है ना, 59 की। इसमें क्या कहा है, इसमें कह रहे क्या है कि 5 विषयों में नीरा का औसत प्राप्तांक 72 है, उसके छठे विषय का प्राप्तांक मिलने पर उसका औसत अंक बढ़कर 75 हो जाता है, तो छठे विषय में उससे कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो देखो भाई योग निकालो। पहले क्या करोगे, 5 की गुणा 72 से करोगे, तो 5 की गुणा 72 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 360। ये कितने का आ गया, 5 का। फिर एक बढ़ रहा 6, 6 का कितना हो रहा है, एक प्रांतांक बढ़ाने पर 75 हो गया, तो 75 की गुणा करूंगा मैं 6 से, तो कितना हो जाएगा 450। ठीक है, ये हो गया 6 का। इसमें से इसे घटा दो, 450 में से 360 घटा दो, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कुछ नहीं करना है, यहाँ फार्मूला खोल दोगे, गुणा भाग कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, तो 61 में कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय कितना होता है, तो ये होता है उनका गुणनफल। ठीक है, भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो 62 में क्या कहा है, ए और बी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, इन्होंने 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया, उनके द्वारा निवेश किए जाने का समय 2:3 है, अनुपात और उनके लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो देखो अनुपातिक योग से हम करेंगे ना, तो 2:5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हल्का सवाल है, हो जाएगा। ठीक है, दो सहवाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तीय सदैव एक होता है, क्रिया निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब 64 को आप पढ़ करके देखोगे तो पढ़ने के अनुसार आप प्राप्त करोगे, तो इसका ए और सी यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। पढ़ लो स्क्रीनशॉट लो और पढ़ो। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, तो मिलान करवा रही है भैया इसमें हमसे। ठीक है, ये बड़ा लंबा सवाल है। ठीक है, इसको हल करना पड़ेगा, हल करने के बाद ही आप इसका आंसर बता पाओगे क्वेश्चन नंबर 65 का। ठीक है, बिना हल करे ये होगा नहीं। ठीक है, तो 65 की यदि हम बात करें तो देखो, यानी इन वाली संख्याओं की जोड़ घटा गुणा भाग जब करोगे तो इनका जो आंसर आएगा, तो इसका आएगा आपका ये। ठीक है, 7 की घात 3 इसे लिख देंगे, और 7 की घात 2, 7 की घात 3 और 7 की घात 2 कुल मिला गुणा में घाता जुड़ जाती है, तो 7 की घात 5 हो जाएगा ये। तो पहले का तीसरा किस में मिल रहा है, ये पहले का तीसरा एक में मिल रहा है इसमें। अरे 343 7 का घन है, यानी 7 की घात 3 और 7 7 49 7 की घात 2, 7 की घात 3 ये और 2 ये 5 हो जाएगा, ये मिल गया यहाँ पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है किस संख्या का 45% 18 है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, तो किसी संख्या का 45% 18 की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो वो 40 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 40, देखो हम क्या करेंगे, x का 45% यानी x का 45%, 45/100 और बराबर कितना हो जाएगा 18, इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो जब इसे हल करोगे तो हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 40। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहा है, 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग घन भी है। देखिए 64 8 का वर्ग भी है और 4 का घन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। देखो सूची 1 का 2 से मिलान करवा रिया, बहुलक का मतलब होता है जो ज्यादा बार आया हो। ठीक है ना, जो ज्यादा बार आया हो। देखो अगर हम बात करें कि यहाँ पर दिया है, यानी इसमें 9 1 9 2 9 3 यानी 3 बार दिया है 9, तो इसमें जो है बहुलक होगा 9 यानी पहले का तीसरा। अब पहले का तीसरा इसमें दिया है
मिला करके देख लो। ठीक है, ये 14 है, ये 7 है, ये 12 है। इनका औसत की यदि मैं बात करूं तो 14 और 7 जोड़ो और फिर 12 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 14 7 12 जोड़ेंगे तो हम, ठीक है, 14 7 12 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, और 33 को 3 से भाग दोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रखा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की। 69 में क्या कह रखा है? 69 में कहा है कि दो अनुक्रमांक विषय विषय पूर्णांकों के वर्ग का मध्य का अंतर सदैव विभाज्य होता है। देखो, कोई दो पूर्णांक हैं, विषय पूर्णांक हैं, उनके वर्गों का मध्य का अंतर सदैव विभाज्य होता है। किससे होता है ये हमसे पूछा, तो 8 से होता है। ये भाग के नियम है, काटने के नियम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 काफी इजी है, कर लेना। 71 देखो, देखो 131 यानी 1331 की हम बात करें तो ये है 11 का घन, 11 गुणा ये है 6 का घन, और ये है 9 का घन, और ये है 4 का घन। देखो 11 छंग 66 प्लस 9 4 13, 66 में हम 13 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 79। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 में क्या कहा है, जरा इसको भी देख लो। ये कह दिया है ए और बी दो मित्र संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय शुरू किया। ए का निवेश यानी बी का निवेश ए द्वारा किए गए निवेश का 1/4 है, तो 16 यानी 1,60,000 के वार्षिक लाभ में बी के लाभ का शेयर कितना होगा? देखो कैसे करेंगे, समझो। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो यहाँ से दोनों का अनुपात निकाल दो, अनुपात निकलेगा 1/5। तो कुल मिलाकर के रिएक्शन ये बनेगी कि 1/5 और गुणा कितनी संख्या दी है ये। अब जब 5 से इसे काटोगे आप तो काटने के बाद 32,000 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 में कहा है कि पाइप एक्स टंकी को 20 मिनट में भरता है, और अरे यार बहुत हल्का, कर लेना हो जाएगा। ठीक है, इजी है एकदम। 74 की बात कर रहे हैं भैया, तो 74 भी आपका पुरुष और महिला वाला है। बहुत सवाल कराए हैं, लगभग 80-90% करा दिए मैंने, ज़्यादा ही 75 तो एक प्ले लिस्ट में पढ़े और 15 एक प्ले लिस्ट में पढ़े, 90 प्रैक्टिस सेट है। सेम यही सवाल मिलेंगे रखे हुए। ठीक है, 75 में कहा है किसी सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? देखो सप्तभुज मतलब 7 भुजाओं वाला, और अंतःकोण देखो कैसे करेंगे हम, कहते हैं यानी एक फार्मूला तो होता, ये होता है n-2 गुणा 180। यहाँ पर n का मान कितना रखेंगे? 7, क्योंकि सप्तभुज कह रखा, 7 में से 2 घटा देंगे, कितना बैठेगा? 5 गुणा 180, 18 पंजे 90 यानी 900। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रखा है कि 76 से 80 तक इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड हैव बीन इमिटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव। मतलब इस पैसेज को पढ़ो और 4 में से एक उत्तर छांट करके दो। देखो ये कह रखा है मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट आर, ये हो जाएगा यानी पॉइजनस एंड लार्ज एनिमल्स लर्न टू, ये हो जाएगा अवॉइड, लर्न टू अवॉइड eating them, it is in the यहाँ पर आ जाएगा नेचुरल। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं, अगले 79 की बात करते हैं। ये लो यहाँ पर लो 79। ठीक है, इसमें कह रखा है कि दीज इंसेक्ट टू सॉ ए, ये आ जाएगा वार्निंग। ठीक है ना, फ्लैग ऑफ द सम काइंड ऑफ द यानी टिपिकल वाज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपका ये फ्लैशेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 में हमसे पूछा है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंटोनियम, यानी इधर वाले शब्दों के एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द बताने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर रहे हैं।
जैसे देखो ये हो गया रैमोर, मैं इनके सबके हिंदी अर्थ लिख देता हूँ पहले, ठीक है। देखो देखिए ये है रामोर, इसका अर्थ होता अफवाह, और सलो का उथला, और स्कॉर्न का तिरस्कार करना, और रैपल का निरसन। वहीं रेप्टिफाई का अनुसरण करना, और फैक्ट का तथ्य, डीप का गहरा। अब देखिए उथला है, उथले का क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। यानी यहीं से देख लो बी का तीसरा। अब बी का तीसरा कौन से में दे रखा है, बी का तीसरा इसमें दे रखा है सी ऑप्शन में। लो जी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमसे एंटोनियम पूछा। मैं पहले इसके हिंदी अर्थ लिख देता हूँ, एक मिनट वेट करो थोड़ा सा। देखो भैया, रिया नोविश इसका होता नौसिखिया, और पेंजेंट इसका होता तीखा, टबू यानी वर्जित, और एडवांस प्रचुर मात्रा में, और प्रेमेटेड अनुमति, और डिफिसेंट न्यून, और एक्सपेंसिव अनुभवी, और सुथिंग यानी सुखदायक। ठीक है। अब देखो यदि हम बात करें तो यहाँ ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा हो जाएगा नौसिखिया यानी अनाड़ी, और अनुभवी जिसे अनुभव हो। तो ए का तीसरा हमें इसमें दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। देखो पहले से हो गया, बाकी किसी में ए का तीसरा, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर चौथा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 83 की। इसमें क्या कहा है, 100 क्वेश्चन करने हैं भैया, जल्दी से करो। देखो इसमें क्या कहा है 83 में, ये रखा फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट टेंस, यानी वी। ठीक है ना, तो वी लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑल इवनिंग, यानी सारी शाम हम जो है संगीत सुनते रहे। तो इसमें जो आएगा आपका यानी कि वर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, तो इसमें क्या कहा है, इसमें कह रहा है चूज द एक्सप्रेशन दैट इज एन इम्पोर्टेंट यानी इम्प्रूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड या फ्रेज। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वाक्य दिया गया काल की पहचान करनी है हमें। ठीक है, चलिए 84 की बात कर रहे हैं। तो इसमें कहा है यू शुड अवॉइड टू मेक सच ट्रेवल मिस्टेक्स। तो इसका जो हो जाएगा आपका ये जो दिया है ना अवॉइड टू मेक, तो इसका अवॉइड टू हैव मेड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ 85 है ये। ठीक है, ये दिया है यू शुड अवॉइड टू मेक, तो ये नहीं, अवॉइड मेकिंग आएगा, सी ऑप्शन आएगा, ये गलत है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा 84 रह गया। 84 में कह रहा है व्हेन आई लास्ट सा हिम ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, यानी मैंने उसको जब देखा तो वह जो है, मैंने उसे आखिरी बार देखा वह क्रिकेट खेल रहा था। तो यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, क्योंकि बाज वर्ब पास्ट में आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 में क्या कहा है, चूज द एक्सप्रेशन विच इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड या फ्रेज। देखो क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर दिया ऑफ देम आर अवॉइडिंग, तो यहाँ पर सम ऑफ आर अवॉइडिंग आएगा भैया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लो, क्योंकि वीडियो समाप्त होने वाला, मुझे और क्वेश्चन भी कराने हैं। ठीक है, अब 2-3 मिनट में समाप्त हो रहा है, वीडियो खत्म हो जाएगा अपने आप ही। चूज द appropriate word that can of the substituted for the given words sentence a list of, यानी 87 में क्या क्या रखा है जरा इसे समझ लो पहले सही से। यानी जिसका स्थान प्रतिस्थापित किया जा सके, यानी ये कह रखा ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल और ऑब्सोलेट वर्ड्स, यानी किया जा सकने वाला उपयुक्त शब्द ढूंढना है, या प्रचुर यानी जो प्रचलित शब्दों का व्याख्याओं में हमसे सूची पूछ लिया है। तो जो प्रचलित शब्द होते हैं उसकी व्याख्याओं की सूची की यदि हम बात करें, ये लिस्ट माने होता है सूची, है ना, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्लोरी ग्लॉसरी। तो इसका होता है शब्दावली। ठीक है, शब्दावली यानी ये लिस्ट
है ना, एक सूची, तो हो जाएगा शब्दावली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 88वां हमसे कहा चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड विच कैन ही सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस। यानी कहने का मतलब यह है दिए गए शब्दों के वाक्य के स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि ये दिया है कि फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, यानी इसका अर्थ हो जाएगा किसी को दोष से मुक्त करना। ठीक है, किसी को दोष से मुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 88 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, जिसका हिंदी अर्थ होता है दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना यानी कि एक्सनोरवेट। ठीक है ना, एक्सनोरवेट, एक्सनोरवेट। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की, इसमें कहा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड इज spelled correctly, choose the correctly spelled word from the given option। यानी सही वर्तनी वाला शब्द चुनना हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए इसमें ये आपका सही वर्ड है। ठीक है ना, नेसेसिटी, और इसके हिंदी अर्थ की अगर हम बात करें तो होता आवश्यकता। ठीक है ना, नेसेसिटी आवश्यकता, इसकी स्पेलिंग ठीक है, बाकी सबकी स्पेलिंग गलत है। आवश्यकता होता है इसका हिंदी अर्थ। आगे चलते हैं। 90 में कहा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। मतलब जिसकी स्पेलिंग ठीक है वो हमें ढूंढना है। तो सक्सेसफुली ये होता है ठीक, ये वाली स्पेलिंग ठीक है सक्सेसफुली की, यानी सफलतापूर्वक। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्लीज़ प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ठीक है, आगे क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक ये पैसेज को पढ़ना है और आंसर देने। इस पैसेज का स्क्रीनशॉट लो आप। चलो 91 से 95 तो जल्दी से स्क्रीनशॉट। उससे आगे का ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, ले लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखो 91 से लेकर के 93 तक तो ये रहे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 94 95 ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा है कि सिनोनियम बताओ। मैंने इनके हिंदी अर्थ लिख दिए हैं क्योंकि वीडियो समाप्त होने वाला है 1-1.5 मिनट में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 96 सिनोनियम पूछ रहा है, तो सिनोनियम का मतलब जो अर्थ वो रखता है वही अर्थ वो रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहे हैं। देखो यह दयालु यानी ग्रेसियस दयालु, और लार्ज हार्टेड यानी बड़े दिल वाला। तो कुल मिलाकर के ए का हो जाएगा आपका तीसरा, और ए का तीसरा ये दिया यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, देखो 97 को कैसे करेंगे। इसमें सिनोनियम पूछा हमसे, सिनोनियम। देखो अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन जो दिया है में दिखाया यानी पेंट्रेट। ये जो पेंट्रेट होता है इसका अर्थ होता है घुसना, और ये होता है इंट्रूड, इसका मतलब होता है घुसपैठ करना। यानी पहले का चौथा, देखो पहले का चौथा ये दिया ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अब मैं इनके हिंदी अर्थ लिख देता हूँ फटाफट से, आपको आसानी हो जाए। तो देखो आपके लिए मैंने इजी कर दिया है, इन सबके हिंदी अर्थ लिख दिए हैं। सिनोनियम आप लगा सकते हैं। पहले का हो जाएगा आपका यानी जो ग्रेसियस है, इसका हो जाएगा आपका बड़े दिल वाला, और ये जो आपका फ्रेसियस है क्रूर, इसका हो जाएगा आपका डरावना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 98 ने कहा मोहन सेड टू रोहित, यानी मोहन ने रोहित से कहा व्हाट यू आर डूइंग इन इमोरल। यानी कहने का मतलब ये है कि मोहन ने रोहित से कहा तुम जो कर रहे हो वह अनैतिक है। तो इसमें क्या पूछा हमसे, इनडायरेक्ट स्पीच पूछ लिया। तो देखो मोहन सेट टू का हो जाएगा टोल्ड, तो मोहन टोल्ड ये हैगा, और रोहित, और वाट से ही जुड़ जाएगा, ही वाज डूइंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फादर सेड टू हिज सन वेयर आर यू गोइंग। यानी इसमें हमसे इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इसमें कहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऐड द क्वेश्चन टैग। देखो क्वेश्चन टैग की बात करें, यह दिया है यू ज्वाइन यू अस फॉर द
यानी पैनिक। ठीक है, तो यहाँ पर अरंट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अरंट का मतलब आर नोट। दोस्तों ये 1 घंटे का टाइम सिलेक्ट करके मैंने ये प्रैक्टिस सेट किया था, इसलिए मैंने बाद में थोड़ी सी जल्दी करी, क्योंकि वीडियो अपने आप ही कट हो जाता, पूरे क्वेश्चन आपको मिलते नहीं है, और 1 घंटा पूरा हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और साथ में भैया वीडियो को लाइक तो कर ही दो। मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद से रहने वाला हूँ। वीरेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है, यानी VPS एजुकेशन।